आ रही है? ऑनलाइन में छात्र बताएं जल्दी से फटाफट, और आपस में बात ना करें। आवाज आ रही है ना पीछे? चलो देखो, हम शुरू कर रहे हैं वचन, शब्दावली बाद में करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही लग रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो शांति बनाए रखें, ठीक है। हम पढ़ रहे थे पद के भेद। पद के भेद में हमने पद दो प्रकार से पढ़े, विकारी और अविकारी। विकारी पद में सबसे पहला पद हमने पढ़ा संज्ञा को। संज्ञा के अंदर हमने जाना कि संज्ञा का लिंग होता है, कोई भी संज्ञा या तो स्त्रीलिंग में होती है या तो पुल्लिंग में होती है। उसी क्रम में हम जानते हैं कि जब संज्ञा का जन्म होता है तो वो एक वचन में होती है, तो हमें यहीं पे देखना है एक वचन से बहुवचन बनाना। तो ये हमें पढ़ना है अब कि संज्ञा में वचन तो एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, ये आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो हमारी परिभाषा कहती है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से, क्यों बात कर रहे हो आपस में ना, शांत हो जाओ। किताब कहाँ है तुम्हारी? लिखोगे नहीं? किताब निकाल के अभी नोट्स खुल जाना चाहिए, मजाक करने आए हो आप यहाँ पे। परिभाषा कहती है यहाँ पर, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से हमने लिंग के बारे में जाना कि हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा में वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हम बात संस्कृत भाषा की करते हैं तो संस्कृत भाषा में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा की जब बात आती है तो इसमें दो प्रकार से होते हैं। एक वचन, अगर हम एक वचन संज्ञा की बात करें, क्या मैं आपसे तभी से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पता चल रहा है। अब आ रही है ना आवाज? अब ज्यादा हो गई, ठीक है। अब चलो देखो, हम बात करते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा कहती है संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन में संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो जैसे लड़का, रात, किताब। अब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो लड़के, रातें, किताबें। अब यहाँ हमें ये चीज पता चलती है, अगर हम यहाँ देखें तो जैसे शब्द लड़का और यहाँ लड़के, रात, रातें, किताब, किताबें, ये इनका बहुवचन बना। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि लड़के में बिंदी नहीं लगी है लेकिन रातें और किताबें में बिंदी लगी है। तो अब ऐसे तो आपने देखा है, न जाने कितनी बार पढ़ा है कि जो आपके वचन होते हैं कि एक वचन वस्तु से जिससे एक का बोध हो वो एक वचन, जिस वस्तु से दो का बोध हो या दो से अधिक का वो बहुवचन। अब ये तो हम पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कौन से वे शब्द होते हैं जिनमें बिंदी लगती है बहुवचन में और कौन से वे शब्द होते हैं जिनमें बिंदी नहीं लगती। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका और आ जाता है, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, शब्द है लड़का। लड़का शब्द का आपको बहुवचन बताना है, इसका बहुवचन क्या होगा? पहला उत्तर दिया है आपका लड़के, दूसरा उत्तर दिया है लड़कों, सी उत्तर दिया है ए एंड बी, और डी उत्तर दे रहा है कोई नहीं। बताइए, एक वाक्य है, लड़का दौड़ता है, एक वचन है कि बहुवचन? इसका बहुवचन बनाइए। लड़के दौड़ते हैं, तो बहुवचन क्या हो रहा है? लड़के। और एक वाक्य आता है, लड़के ने रोटी खाई, एक वचन है कि बहुवचन? इसका बहुवचन क्या बनेगा? लड़कों ने रोटी खाई। अब बताइए आंसर क्या होगा? लड़का शब्द का बहुवचन बनाना है, लड़का शब्द का बहुवचन, ए बी या ए बी दोनों या कोई नहीं? बताइए, सी बताने वाले कितने छात्र हैं? बी बताने वाले और ए बताने वाले? और ऑनलाइन में ए भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा ये। अब आप कहेंगे क्यों? जब यहाँ पे वाक्य में ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है तो सी होना चाहिए, और अक्सर छात्र इसको पढ़ने के बाद इसको यही लगा के आएंगे कि दोनों होते हैं। अगर इस तरह से आ गया तो क्यों यहाँ पे लड़के हैं, हमें यही बात समझनी है। तो पहला पॉइंट तो हमारे सामने ये आया कि हमें ये पता नहीं चलता कि वो शब्द कौन से होते हैं जिन शब्दों में बिंदी लगती है बहुवचन में और जिन शब्दों में बिंदी नहीं लगती। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ शब्दों का बहुवचन लड़के और लड़कों दो अलग अलग तरीके से है। अगर प्रश्न आ जाए तो आंसर क्या देंगे? क्या सी आंसर देंगे या इसका कोई और आंसर होगा? और लड़के दिया है तो फिर लड़कों क्यों नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंदर लड़कों हमने प्रयोग किया है। तो ये इस तरह से तीन चार ऐसे पॉइंट हैं हमारे जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अब इन्हीं सारे पॉइंटों को हमें समझना है कि इसका सही उत्तर यानी लड़के इसका उत्तर सही क्यों आया। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो प्रश्न आपसे किया गया है वो ये है, लड़का शब्द का बहुवचन आपको बताना है, ठीक है, ना कि आपको वाक्य के आधार पर बताना। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस। तो जब हम वचन बनाएंगे, वचन के नियम यानी वचन एक वचन से बहुवचन जब हम बनाएंगे तो इसके हमारे सामने दो नियम आते हैं। एक नियम है हमारा निर्विभक्ति रूप और एक नियम है सविभक्ति रूप। अब इन्हीं दोनों के आधार पर आपको पहला उत्तर ये मिलेगा जो हमने दूसरा प्रश्न दिया कि लड़के और लड़कों इन दोनों में क्या अंतर है, जबकि ये तो दोनों बहुवचन है तो फिर दोनों में क्या अंतर है। तो पहला उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। शब्द आपके सामने है निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों शब्दों के मध्य वो कॉमन शब्द मुझे बताइए जो दोनों में है, तो वो क्या है? विभक्ति, भक्ति नहीं विभक्ति, ठीक है। तो ये जो विभक्ति शब्द है, इस विभक्ति का अर्थ होता है कारक चिन्ह, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या होता है? तो कारक चिन्ह होता है जैसे ने, में, को, का, से, पर आदि, जो इस तरह के शब्द आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। तो ध्यान देना, इन एक वचन से बहुवचन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है निर्विभक्ति रूप और एक होता है सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति का रूप मतलब क्या होता है? निर माने नहीं,
तो कहने का मतलब ये हो गया निर्विभक्ति वो रूप होगा संज्ञा का वह रूप, अभी लिखना नहीं है, मैं खुद लिखवाऊंगी, ठीक है, समझ लो पहले। निर्विभक्ति का मतलब ये हो गया कि संज्ञा का वह रूप जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगा हो, उसको क्या कहेंगे, निर्विभक्ति रूप। और सविभक्ति का मतलब हो गया स माने साथ, तो यानी जिसमें कारक चिन्ह साथ में आया हो, लगा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा, सविभक्ति रूप। तो जब भी हम किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो दो तरीके होते हैं। एक होता है जब वो शब्द निर्विभक्ति रूप में हो, मतलब केवल अपने संज्ञा के रूप में आया हो, उसके साथ कोई कारक चिन्ह ना हो, और दूसरा होता है जब उसके साथ कोई कारक चिन्ह हो। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो ये दोनों में आपको मतलब समझ में आ गया ना, निर्विभक्ति रूप का मतलब और सविभक्ति रूप का मतलब क्या है। तो नोट्स बनाओ, अब निर्विभक्ति के सामने लिखो, जहां पे लिखना है ये बना लो, लिखो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई, संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति, ब्रैकेट में लिखिए कारक चिन्ह, डैश करके लिखिए जैसे मैं, पर, ने, से आदि। संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति, ब्रैकेट में कारक चिन्ह, में, पर, ने, से, ठीक है, आदि, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ना लगी हो, ना लगा हो, ठीक है। अच्छा, विभक्ति लिया है ना हमने, जिसमें कोई, संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति ना लगी हो, विभक्ति हो जाएगा स्त्रीलिंग में, विभक्ति ना लगी हो, निर्विभक्ति रूप कहलाता है। संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति ना लगी हो, सविभक्ति रूप कहलाता है। संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति ना लगी हो या नहीं लगी हो, ठीक है, नहीं लगी हो, निर्विभक्ति रूप कहलाता है। जैसे लड़का, किताब, स्कूल, मेज आदि। जैसे लड़का, किताब, स्कूल, मेज आदि। ये एकदम से सिंपल शब्द आए, इनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है बाद में, तो इस रूप को क्या कहेंगे, निर्विभक्ति रूप। दूसरा, सविभक्ति के सामने लिखिए संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति, और फिर से लिखिए यही कारक चिन्ह सामने देखकर, संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति, कारक चिन्ह, में, पर, से, ने आदि, जिसमें कोई विभक्ति, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है, आदि लगी हो, सविभक्ति रूप कहलाता है। आदि लगी हो, संज्ञा का वह रूप जिसके साथ जिसमें कोई विभक्ति लगी हो, सविभक्ति रूप कहलाता है। जैसे लड़के ने पुस्तक से, कॉमा लगा देना, लड़के ने कॉमा लगा के पुस्तक से स्कूल में भालू को आदि, समय कॉमा लगाना है। कहने का मतलब है शब्द के साथ क्या चाहिए, विभक्ति, ठीक है। तो अब चाहे हमारा शब्द वाक्य में आया हो, चाहे हमारा शब्द वाक्य से अलग आया हो, हमें इतना ध्यान रखना है, विभक्ति लगी होगी तो सविभक्ति, और विभक्ति नहीं लगी होगी तो निर्विभक्ति। तो इनमें आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए, सविभक्ति और निर्विभक्ति क्या होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम निर्विभक्ति रूप। और एक बात देखो, ध्यान रख लेना, वचन शुरू करने जा रहे हैं, कल क्लास खत्म होगी वचन की लास्ट। अभी तब तक कोई भी ये नहीं अपने दिमाग में लेके आएगा कि मैं आपको कोई अगर एक शब्द बता रही हूँ कि इसका एक वचन ये है तो इसका बहुवचन ये होगा, और फिर एकदम से दिमाग में मैंने तो एक ही नियम पढ़ाया तभी तक और इसका कैसे होगा। तो ध्यान रखना कि लिंग में तो मैंने आपको ये कहा था कि इसका कोई नियम नहीं है, मतलब इसमें कोई नियम ठीक से काम नहीं करता, लेकिन वचन ऐसा है कि वचन में हर शब्द के साथ उसका जो नियम है वो काम करता है। इसमें अपवाद भी नहीं रखा जाएगा कि कोई अपवाद रखेंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसलिए तसल्ली से समझने की कोशिश करना। और देखो पूरे, जैसे अगर हम देखें शब्दकोश में इतने मोटे मोटे शब्दकोश हैं, इसमें सारे शब्द दिए हैं, उन सारे शब्दों के को याद रखने की बजाय आप ये 5-6 नियम याद रख लें तो पूरे शब्दकोश के शब्दों का बहुवचन बना सकते हैं उस नियम पे। तो इसलिए ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कारांत क्या होता है। सबको पता है, सबको पता है। एक बार फिर देख लो, मान लो किसी को ना पता हो और अब ना बोलना चाह रहे हो तो फिर से बता देती हूँ कि कारांत का मतलब क्या होता है। देखो, कारांत का मतलब है से अंत होने वाला शब्द। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक शब्द लिया अजय, अगर आपसे कोई ये पूछे कि अजय शब्द कौन सा कारांत है तो आप बताएंगे कि अंत में ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है अ, तो ये क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाएगा, अकारांत। जैसे मान लो शब्द है लड़का, अगर कोई पूछे इसका कौन सा कारांत है तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है व्यंजन और इसका स्वर क्या है आ, तो ये क्या कहलाएगा, आकारांत कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको, आकारांत। इसी तरह से अगर शब्द है नाली तो ये कौन सा कारांत है, ये ई कारांत है, ठीक है। इसी तरह से अगर कहें हम राजू तो ये कौन सा कारांत है, ऊ कारांत है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। अब पहला पॉइंट हमारा कहता है, इसको समझिए, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है सबसे पहले संज्ञा में ये कह रहा है कि वो संज्ञा क्या होनी चाहिए, वो पुल्लिंग होनी चाहिए, ठीक है। संज्ञा क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग। और उसमें फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वो क्या होनी चाहिए, आकारांत। तो यदि वो आकारांत है और पुल्लिंग संज्ञा है तो उसमें इस आ को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए शब्द है हमारा लड़का, सबसे पहले लड़का शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और कारांत कौन सा है, आकारांत। तो इसमें हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम इसके आ को हटाकर, इसमें जो ये आ है इस आ को हटाकर क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। तो आपको पता है ये अब इसका को पूरा करेगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, लड़के। तो लड़का का बहुवचन क्या बन गया, लड़के। बताओ ये बात किसको ना समझ में आई,
आ गई समझ में? ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो अभी पूछ लेना, फिर बाद में नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और फिर बाद में कि मैम हमको तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ गया? चलो तो अभ्यास करो। ये जो शब्द दिए हुए हैं फटाफट से सारे शब्दों का अभ्यास करो। आपके पास ये खाली दिया हुआ है, आपको तुरंत अभ्यास करना है। शांत हो जाओ, बात करने के लिए नहीं बोला, अभ्यास करने के लिए कहा है। मैम समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बालक? अगर ऐसे ही आपस में चैट करते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, वो अभी कुछ नहीं, एक एक करके सीखो। इसीलिए मैंने पहले कहा है दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है बगल में रफ कॉपी पे लिख दो। मैंने इसीलिए आपको चलने से पहले आपके दिमाग में डाउट रखा है ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया? इसमें कोई ऐसा शब्द जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो? घोड़ा का क्या होगा? गधा का, लड़का का, पहिया का। देखो ध्यान देना, शब्द है पहिया, इस या में से आ हटा के ए लगाना है तो पहिए, इस तरह से बनेगा। ये मत सोचना कि या अंत में आ लगे तो कैसे बनाएंगे। अगर या अंत वाला पुल्लिंग संज्ञा है तो पुल्लिंग संज्ञा के अंदर ए लगा देते हैं य के ऊपर। ठीक है, कपड़ा का, छाता का, रास्ता का, बच्चा का, तारा का, कमरा, आईना, भैंसा, भैंसे। ठीक है, पहले आएगी, ध्यान देना, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है भैंस। ठीक है, अब जब इस भैंस का हम बहुवचन बनाएंगे तो भैंसे हो जाएगा, लेकिन यह है भैंसा, इसमें बिंदी है यहाँ, तो भैंस से क्या हो जाएगा? भैंस से, इस तरह से। और जब भैंस का स्त्रीलिंग बनेगा तो वहां पर भैंस से, दोनों पे अंग की मात्रा आ जाएगी। समझ रहे ना? ठीक है, चलो। बकरा का और बछड़ा का, बछड़े। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखो, नोट लिखा है नीचे, संबंध वाले शब्दों जैसे पिता, चाचा, मामा, नाना, दादा आदि का बहुवचन नहीं बनेगा। ये शब्द स्वयं बहुवचन होते हैं। समझ गए? आप कभी ये तो कहेंगे नहीं कि मेरा पिता आ रहा है, क्या बोलेंगे? मेरे पिता आ रहे हैं, तो पहले से बना दिया। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरा दादा आ रहा है, मेरे दादा आ रहे हैं। तो ये जो शब्द है संबंध वाले शब्द, ये अपने आप में ही क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि पिता का पिते कर दो, चाचा का चाचे कर दो, मामा का मामे कर दो, नहीं। अगर कोई ऐसे बोलता है तो गलत बोलता है। समझ गए? अगर कोई कहे कि मेरे सभी मामे, नहीं, मेरे सभी मामा, ठीक है, वो ऐसे ही बोला जाएगा। क्या? यही तो बात है, तुम लोग उतना ही याद रखते हो जितना तुमको बताया गया है। अगर एक आप थोड़ा सा भी इसमें चलेंगे, हम लिखेंगे उस पॉइंट को, जो भी हमारी उम्र से जो हमसे बड़ा होता है, हिंदी उन सभी को बहुवचन में रखती है। क्या समझे? पिताजी हमसे छोटे हैं, बड़े हैं ना, दादाजी हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, चाचा, मामा, ताऊ, सब क्या है? बड़े हैं। तो जो बड़े हैं हमसे उम्र में, वो हमारे लिए आदरणीय है, और जो आदरणीय है वो बहुवचन में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, हाँ छोटा हो सकता है, लेकिन देखो छोटा हो सकता है, पर छोटे में आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, जो छोटा है उसी को बोलेंगे कि ये मेरा मामा है, लेकिन फिर भी आप इज्जत करेंगे क्योंकि मम्मी के नाते उनका नाता जो है वो क्या है? बड़ा है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आप उस तरह से बोलेंगे। किसका भाई छोटा है? तो छोटे भाई के लिए बोल रही हूँ मैं, मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो बड़ा भाई बड़ा नहीं होगा? बड़ा भाई कोई बोलोगे मेरा बड़ा भाई आया है, अगर ऐसे बोलते हो तो आप बदतमीजी से बोलते हो। फिर क्या बोलना चाहिए? मेरे बड़े भैया आए हैं। समझ गए? इस तरह से। चलो, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एकारांत, ई, इकारांत, उ, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं। इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। ऐसे तो ये एक वचन होती हैं, लेकिन इनका अगर बहुवचन बनाते हैं तो इनका बहुवचन भी वैसा ही होता है जैसी ये एक वचन में दिखती है। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर से समझो। जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, ध्यान देना, कौन सी संज्ञाएं? पुल्लिंग संज्ञाएं। हम पुल्लिंग संज्ञाओं की बात कर रहे हैं। उसमें अगर वो एकारांत है, ई इकारांत है, उ उकारांत है, वो संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही जैसी होती है। जैसे दिन का बहुवचन क्या होगा? दिन होगा। फूल का बहुवचन क्या होगा? फूल होगा। हाथ का बहुवचन क्या होगा? हाथ होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक होगा। हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथी होगा। भाई का बहुवचन भाई। गुरु का बहुवचन गुरु। साधु का बहुवचन और भालू का बहुवचन भालू। अब आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा होगा, मैम दिन का तो दिनों होता है, फूल का तो फूलों होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको एक वाक्य देती हूँ, मैंने कहा बाग में फूल खिला है, इसका बहुवचन बनाना है, बनाओ। बाग में फूल खिले हैं, तो आपने फूल का फूलों कराया क्या? तो अब दूसरे वाक्य में जो फूल है वो क्या है? बहुवचन। तो पहला फूल और दूसरा फूल कोई अंतर आया? तो एक वचन बहुवचन दोनों एक जैसे। अगर मैंने कहा कि हाथी चिंगाड़ रहा है, इसका बहुवचन बना, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहला हाथी और दूसरे हाथी में कोई अंतर है? लेकिन वचन में अंतर आ गया, पहला एक वचन है और दूसरा बहुवचन है। तो बताइए मैंने जो कहा वो बात सत्य है कि नहीं? ठीक है, तो वो सही है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट पता चले। संज्ञा है हमारी पुल्लिंग, और पुल्लिंग संज्ञा में एकारांत, ई इकारांत, उ उकारांत, ये संज्ञाएं अगर हमारी हैं तो उनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा होता है। और यदि संज्ञा हमारी आकारांत है पुल्लिंग की, तो आ को हटाकर हम ए लगा देते हैं और उसका बहुवचन बना देते हैं। तो अब एक हिस्सा तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आधा शब्दों का कि अगर शब्द हमारे पुल्लिंग है तो। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ये क्या कह रहा है? इसको विस्तार से समझो। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पहले तो ये खोजना है कि संज्ञा क्या है, वो स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर खोजना है कि उसका कारांत क्या है, यदि एकारांत है या यदि आकारांत है। इन दोनों में से दोनों अलग तरीके से बनेगा। बहुवचन बनाने के लिए आएगा एक ही, इस पे बिंदी लगी होगी ए पर। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि संज्ञा एकारांत है तो इस ए को हटाकर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और यदि संज्ञा आ है तो आ के साथ प्लस करके ये लगाएंगे। बात समझ में आ गई? उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे शब्द है हमारा रात, संज्ञा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। कारांत क्या है?
ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है अ। नियम कहता है अ हटाकर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ए नहीं ए, क्योंकि अंग भी है इसमें शामिल। तो अब ये जो त हमारा आधा हुआ है ये इसको पूरा करेगा, तो जब ये इसको पूरा करेगा तो मात्रिक रूप में आएगा, त पे ए लग जाएगा। अब ये जो चंद्र बिंदु है ऐसे लगेगा क्या, नहीं, ये चंद्र बिंदु किस में जाएगा, सिर्फ बिंदु में, समझ गए। तो रात का बहुवचन क्या हो गया, रातें हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर शब्द आ गया हमारा माता, माता शब्द का बहुवचन बनाना है तो माता में क्या लगा है हमारा, आकारांत है, ये व्यंजन और ये स्वर क्या है आ। तो आ के बाद हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है, तो इसे जोड़ेंगे तो ये त तो इसको पूरा करेगा यहाँ पर, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, अब जब ये ऐसे आ गया तो ये ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या हो गया, माताएं। ठीक, अब ये मत बोलना कि मैम हमने पुल्लिंग जो संज्ञा थी उनमें तो उनको कहीं बदला ही नहीं, लेकिन स्त्रीलिंग में कैसे बदल रहे, तो स्त्रियां बहुवचन हो जाती हैं, मतलब एक से अधिक हो जाती हैं, तो एक से अधिक माता हो सकती है, एक से अधिक दीदी हो सकती है, एक से अधिक भाभी हो सकती है, तो वो माना गया है। इसलिए क्या, अच्छा नजर कहाँ है तुम्हारी, कहाँ गई चंद्र बिंदु, उसमें है नहीं क्या, है नहीं, अच्छा मतलब आपको ये कौन सी क्लास से शुरू करा पढ़ना, अरे समझ गई मैं, मेरे को ये बताओ कौन सी क्लास से पढ़ना शुरू किया है, वर्णमाला से ना, ये जो पीछे बैठने में जो जिनकी बगल में बैठे हो ना, ये संगति का सर है, ये मालूम है तो बताओ, समझो, ये देख लो, बता दिया इसने भी, जैसे जो ये कहता है हाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बता रहा इतनी छोटी सी चीज, क्या बताया उसने, ये कहा ये चंद्र बिंदु जब कभी आती है, जो रेखा जो मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगती हैं उनके साथ जब ये कभी प्रयोग होगी तो किसमें होती है, बिंदी के रूप में प्रयोग होती है। बात समझ में आ गई, जैसे ई की मात्रा आ गई, ये आ गई, ये सब मात्राएं जो है इनके साथ, इसलिए जो चंद्र बिंदु है वो किसमें दिख रही है आपको, बिंदी में दिख रही है। तो अब यहाँ पहुंचते हुए आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने अभी जो हमारे दिमाग में ये डाउट था कि बिंदी का प्रयोग कहाँ होगा और बिंदी का प्रयोग बहुवचन में कहाँ नहीं होगा, तो हमें ये पता चल गया है कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बिंदी का प्रयोग होगा और पुल्लिंग संज्ञाओं में बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी समझाया समझ गए ना, एकारांत और आकारांत को। तो चलो अभ्यास करो फिर। दिया हुआ है शब्द आपका रात, पुस्तक, आदत, सड़क, बोतल, बात, खबर, अदालत, यहाँ तक जितने भी शब्द हैं, पहले तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग हैं, और दूसरा ये एकारांत हैं। तो इनमें जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो ए जोड़ेंगे तो इन पे एक ही मात्रा आ जाएगी बिंदी के साथ, ठीक है। और लता, माता, शाखा, सभा, कक्षा, कामना, अध्यापिका, ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं लेकिन आकारांत हैं, तो इनके तुरंत बाद जो हमारी संज्ञा है वो ए जुड़ जाएगी, ज्यों की त्यों। सभी कर रहे हो, मैं चेक करने आ रही हूँ। हाँ स्त्रीलिंग के साथ, ये आपको जो बता रहा है ना यहाँ पर, इससे पता चलेगा आपको, जो नियम बता रहा है उससे ये पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे अपने आप ही, अब यहाँ पे पुल्लिंग तो जो संज्ञाएं हैं वो हमारे यहाँ से मिट गई सारी, जितने भी कारंत होंगे। अब यहाँ पे बचती है हमारी ये स्त्रीलिंग आ रही है, तो स्त्रीलिंग में लग रहा है ये बिंदी यहाँ आ रही है, ठीक है। आगे तक कर लिया पहले ही, अच्छा ये तो अभी यहीं तक है ना। हाँ देखो, बछड़े में नीचे बिंदी नहीं लगाई है, घोड़े में नहीं लगाई है, इसमें लगाओ, ठीक है। देखो तुमने बिंदी शायद छोड़ दी है, घोड़े के नीचे जो ड के नीचे बिंदी लगती है उसे भी लगाना है, हो गया। ये बिंदी नहीं लगा रहे हो, बछड़े में भी, ठीक है, लड़का में भी लगेगी। कोई बात नहीं, जाने तो, वो नहीं पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेना तब समझ में आ जाएगा। आपने किया, बस 2-4 लिखिए। हाथ चलाने में तो इतना आलस लगता है ना। ये घ लिख रहे हो कि ध लिख रहे हो, भाषा ऐसी लिखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तुम लोगों को किसी दिन यहाँ से उठा के ना नीचे पटक दूंगी मैं, है ना, पता चले कि यहाँ से नीचे सीधे पीछे खिड़की है, तुम्हें ये नहीं पता है, ये खिड़की है, यहाँ से ही प्लान हो जाएगा किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो। इनमें चंद्रबिंदु क्यों नहीं लगाए, यहाँ जो ए की मात्रा के साथ बिंदी लग रहा है, जो ए है वो मात्रा में बदल जा रहा है इसलिए बिंदी लग रही है, लेकिन इसके साथ आ है तो यहाँ ये अपने मूल रूप में आ रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर चंद्रबिंदु ही लग रही है, जैसे ये यहाँ पर वो ज्यों का त्यों जुड़ रहा है, इसलिए। तो क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में, मात्रिक रूप में नहीं है। ये नहीं किया था, करो उसे थोड़ा। क्या दिक्कत है, ऐसा तुम फालतू की चीजें सोचते हो, बैठो, क्लास के बाद में पूछना, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, ठीक है। हाँ तो वो बाद में, उसे क्लास के बाद में बताऊंगी। अब आता है ये चौथा पॉइंट। अच्छा इसमें कोई शब्द मैंने देखा था, इसमें एक शब्द नहीं, इसमें भी नहीं है। चलो आ गया नेक्स्ट। वो एक गलती है जो छात्र कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। जहां पर आपका ये ड बनता है, जो ये आप लिखते हैं, इसके नीचे बिंदी लगानी है, ठीक है, इसको हमेशा लगाना, हिंदी शब्दों के नीचे ये बिंदी लगती है, इसे याद रखना। अब चौथा पॉइंट कहता है, अभी हमने जो देखा, हमने क्या किया है, आकारांत किया है। अभी इसके बाद हमारे पास स्त्रीलिंग संज्ञा के अंदर अभी कई सारे कारांत बचे हैं। तो अब चौथा पॉइंट कहता है कि ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में यहाँ लगाकर तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई जो दीर्घ है उसको लघु में बदलकर फिर यहाँ लगाते हैं। देखो क्या कहना चाहता है ये, इसको समझ लो विस्तार से। ये कह रहा है कि संज्ञा तो हमारी क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, संज्ञा हमारी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग संज्ञा में 2 कारांत हैं, एक है इकारांत और एक है ईकारांत।
ठीक। अब ईकारांत संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? या का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इससे बनाते हैं हम इसका बहुवचन। लेकिन इसमें क्या है, एक लघु है और एक दीर्घ है, तो जहां पर लघु हमारी मात्रा होगी तो वहां उसका हमें बहुवचन बनाने के लिए इसके तुरंत बाद हम ज्यों का त्यों इसका प्रयोग कर देंगे, ठीक है, या का। लेकिन अगर हमारी संज्ञा में जो बड़ी ई आई है स्त्रीलिंग संज्ञा के अंदर, तो हम इस बड़ी को पहले बदलेंगे छोटी ई में और फिर उसके बाद या का प्रयोग करेंगे। आपने बहुत सारे शब्द ऐसे देखे होंगे कि जिन शब्दों में कभी तो बड़ी ई की मात्रा लगी होती है और कभी छोटी ई की मात्रा, तो वो यही से आता है। यानी अब ये वाला पॉइंट है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर शब्द लिखा है रीति, रीति का बहुवचन बनाना है तो आपको पता है शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में कौन सा है? इकारांत है। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना है? सीधा सीधा या जोड़ देना है और ये क्या हो गया? रीतियां, ठीक है। उसी तरह से एक संज्ञा आती है नदी, आप लिखते हैं नदी, अब नदी का बहुवचन बनाना है तो आपको पता है कि नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में ये कौन सा कारांत है? ये ई कारांत है, बड़ी ई आई है। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो बड़ी ई है उसको छोटी ई में बदलना होगा और या लगाकर इसको बहुवचन बना देना होगा। बात समझ में आ गई? अभी कोई ऐसा छात्र जिसे ना समझ में आया हो लग रहा हो कि दोबारा बताएं, एक बार फिर दोबारा से बता देती हूँ, फिर समझ लो ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है? मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि हमारी जो संज्ञा है वो संज्ञा है क्या? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि वो एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि वो कारांत कौन सा है, इकारांत है या ई कारांत है। तो ई अगर ये दोनों है तो इनको बहुवचन बनाने के लिए हमें या का प्रयोग करना होता है, ठीक है। किसका प्रयोग करना होता है? या का। अब हम देखते हैं कि यदि मात्रा लघु है, अंतिम वर्ण क्या है? लघु ई है, तो हम ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, या लगा देंगे और क्या बन जाएगा हमारा? वो बहुवचन बन जाएगा। और यदि हमारी संज्ञा में जो कारांत है वो दीर्घ ई है तो हम पहले उसे बदलते हैं छोटी ई में और फिर उसके बाद या लगाते हैं। जैसे यहाँ पर नदी दिया हुआ है, इसको हमने बदला पहले छोटी ई में और फिर हमने यहाँ पे लगाया या। तो अब आपको पता चल गया, आज तक आपको ये समझ में आता होगा कि कहीं पर तो नदियां में ई आ जाता है छोटी ई और कहीं पर बड़ी ई आ जाता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पे होता है और दोनों ही। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जब भी नदी शब्द के अंदर छोटी ई की मात्रा होगी तो वो क्या होगा? उसका बहुवचन होगा, वो बहुवचन रूप होगा, यानी वो नदियां लिखा होगा। और जब इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी तो वो एक वचन रूप होगा, नदी लिखा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब अभ्यास करो। शब्द दिया है यहाँ पर छड़ी, छड़ी स्त्रीलिंग संज्ञा, और स्त्रीलिंग में ये क्या है? बड़ी है, तो इसको पहले क्या बनाना है? छोटी ई में। देखो जल्दी से, गाड़ी बड़ी ई दी है, छोटी में बदलेंगे। रीति डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। साड़ी दी है, बड़ी ई है, छोटी ई में बदलेंगे, ठीक है। जैसे नारी शब्द है तो बड़ी ई है तो छोटी ई में बदलेंगे, नारियां, ठीक है, इस तरह से। हाँ, किसमें नीचे वाली बिंदी? किसमें बिंदी क्यों हटेगी? छड़ियां हो जाएगा ऐसे। नीचे वाली बिंदी से क्या लेना देना है? नीचे वाली बिंदी लग के तो वो वर्ण बनेगा, वो वर्ण पूरा किसके साथ होता है? वो उसी के साथ होता है ना, बिंदी के साथ। अगर आप इस वर्ण को आधा भी लिखे हैं, इसके नीचे हल लगाएं तो आपको इसके नीचे हल लगाना पड़ेगा, तभी आप बिंदी नहीं हटा सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर इसको ऐसे लिखना हो, समझ गए? जैसे धोती क्या होगा? छोटी ई की मात्रा में बदलेगा, धोतियां। जैसे दरी दिया है तो क्या हो जाएगा? दरियां हो जाएगा, ठीक है। नीति डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे, नीतियां। नाली तो छोटी ई में क्या हो जाएगा? बड़ी ई क्या हो जाएगी? छोटी ई में बदलेगी, नालियां, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी शब्द में देखेंगे तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे, हमें पता है 100 के ऊपर ई की मात्रा लगी है और फिर र लगा है, तो बस आपको क्या करना है? बड़ी ई को किसमें बदलना है? छोटी ई में बदलना है और फिर र लगा देना है, ठीक है, और यहाँ लगा देना है, तो शब्द हो जाएगा कुर्सियां। इसी तरह से घड़ी दिया है तो क्या हो जाएगा? घड़ियां। सवारी का सवारियां, नदी का नदियां। अब देखो जैसे बच्ची लिखा हुआ है तो ध्यान देना कि ये च और ये च, इस आधे च को इस च ने अपनी ई की मात्रा से सहारा दिया है, तो जब बड़ी ई की मात्रा किसमें बदल रही है? छोटी ई में, तो वो छोटी ई की मात्रा भी सहारा देगी, तो वो इससे पहले आएगी। समझ गए? वर्तनी में सिखाया, और जिन छात्रों को अभी नहीं पता वर्तनी में तो उनके लिए मैंने बता दिया है कि इससे पहले आएगी, क्योंकि जब हम फिर वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां फिर सिखाऊंगी, वहां बताऊंगी कि किस तरह से होता है, ऐसा क्यों हुआ है। बात समझ में आ गई? जैसे शब्द हो गया जाति, तो जातियां हो जाएगा डायरेक्ट। आगे बात समझ में? चलो इसके बाद अगला पॉइंट देते हैं, नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में उ को, यानी जो दीर्घ है उसको लघु बनाकर ए लगाएंगे। क्या कह रहा है? फिर से इसको समझ लो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि संज्ञा हमारी क्या होनी चाहिए? संज्ञा है हमारी स्त्रीलिंग, और कारांत क्या होंगे? 2 होंगे, एक होगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसका बहुवचन किससे बनेगा? ए से बनेगा, जिससे आ का बना था उसी से बनेगा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि यदि ऊ लगा होगा तो डायरेक्ट इसके साथ क्या होगा? ये यूं ही जुड़ जाएगा, ठीक है, छोटे ऊ के साथ। और अगर बड़ा ऊ दिया है तो इस बड़े ऊ को पहले हम परिवर्तित करेंगे छोटे ऊ में और फिर उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे शब्द है हमारा वस्तु। वस्तु पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है, तो और इसमें कारांत क्या है? छोटा ऊ है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे? या जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वस्तुएं, इस तरह से लिख जाएगा। और ऐसे ही हमारा शब्द आता है, जैसे शब्द लिखा है वधु, तो वधु का मतलब क्या होता है? बहु होता है, ठीक है। अब ये क्या है? उकारांत है, बड़ा ऊ है, तो इस बड़े ऊ को पहले किसमें बदलेंगे? छोटे ऊ में, और फिर इसको लगाएंगे, तो क्या हो गया? वधुएं, ठीक है। इसी तरह से बहु आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखो दिया हुआ है यहाँ पर, वस्तु से वस्तुएं बना, जैसे धेनु से धेनुएं बना, जैसे बहु से बहु। अब इसमें बड़ा ऊ है, इसको छोटा ऊ कर दिया। वधु से वधुएं हुआ, बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदला। गऊ, यहाँ बड़ा ऊ है तो यहाँ गौएं, ये क्या कर दिया? छोटा ऊ कर दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6। किसी या अंत वाली संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। ये क्या कह रहा है? बात को समझो। ये कह रहा है कि कोई स्त्रीलिंग संज्ञा है और उसका अंत किससे हो रहा है? या से हो रहा है, ठीक है। स्त्रीलिंग संज्ञा है और उसका अंत किससे हो रहा है? या से हो रहा है। तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उस या के ऊपर केवल चंद्रबिंदु रख देंगे और वो क्या बन जाएगी? बहुवचन बन जाएगी। जैसे देखो चिड़िया, या आया है तो क्या हो गया? चिड़िया। बुढ़िया,
बुढ़िया, बिटिया, बिटियां, चुहिया, चुहियां, गुड़िया, गुड़ियां, डिबिया, डिबिया, कुटिया, कुटियां, बिंदिया, बिंदिया। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया। तो ये पॉइंट है हमारे। अब अगर हम देखें निर्विभक्ति रूप में, तो निर्विभक्ति रूप के हमारे जो जितने भी कारांत हैं सबका बहुवचन बन चुका है, चाहे वो स्त्रीलिंग है चाहे वो पुल्लिंग है। अब एक सवाल और आ सकता है आपके दिमाग में, आप ये कहेंगे कि मैम एकारांत और ओकारांत अगर दिया हो तो उनका पुल्लिंग कैसे बनेगा? तो ध्यान रखिए, हम एकारांत और ओकारांत से तो ही पुल्लिंग बनाते हैं, तो अपने आप में ही तो सॉरी उनसे हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं, तो वही हमारे क्या होंगे? बहुवचन ही होंगे। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनका बहुवचन कैसे बनेगा। तो हमने जो पढ़ा उसका एक बार पुनः अभ्यास। अब आप लोगों को बताना है, 2 पॉइंट ले रही हूं मैं, आप इसे चाहे शॉर्ट ट्रिक करके लिखें या जैसे मर्जी आए। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? संज्ञा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुवचन बना रहे हैं संज्ञा का, और याद रखिएगा कि विशेषण का और क्रिया का बहुवचन नहीं बनता है। जो संज्ञा होगी उसी संज्ञा के अनुसार उसकी क्रिया होगी एकवचन या बहुवचन में, और जो संज्ञा होगी उसी के अनुसार उसका विशेषण होगा एकवचन या बहुवचन। तो जो एकवचन से बहुवचन बनाया जाता है वो संज्ञा का ही बनाया जाता है, और संज्ञा के अनुसार ही सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जितनी हमारी संज्ञाएं हैं उन हमारी संज्ञाओं में 2 रूप होंगे, एक होगा पुल्लिंग, ठीक है, एक रूप होगा पुल्लिंग, और संज्ञा का दूसरा रूप होगा स्त्रीलिंग। अब इसमें आपको देखना है इनका कारांत। यदि पुल्लिंग संज्ञा का आकारांत है, यानी पुल्लिंग संज्ञा में, तो आकारांत वाली जो संज्ञा है इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करना होगा? इस आ को हटाकर क्या लगाना होगा? ए लगाना होगा। तो ये हमारी संज्ञा क्या हो जाएगी? यानी हम ये कह सकते हैं कि शब्द के ऊपर ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, आ हटा के जो शब्द के अंत में इस मात्रिक रूप में आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा कारांत बचता है, एकारांत, ई, इकारांत, उ, उकारांत, और इसमें ऋकारांत अगर है तो वह भी इसमें आ जाएगा, अगर है तो। ठीक है, तो ये इतने कारांत के लिए अगर हमें बहुवचन बनाना है तो एक वचन रूप ही बहुवचन होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद स्त्रीलिंग में यदि हमारा एकारांत आया है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए को हटाकर क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ देंगे, और इसका रूप शब्द में क्या होगा? शब्द के अंत में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हमारी संज्ञा आकारांत है तो हम क्या करेंगे? इस आकारांत के साथ इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट। यदि हमारी संज्ञा इकारांत है तो इस इकारांत के साथ यानी ई के तुरंत बाद क्या जोड़ेंगे? या जोड़ देंगे। और यदि हमारी संज्ञा ई कारांत है तो ये ई यानी बड़ी ई परिवर्तित होगी किसमें? छोटी ई में, और फिर क्या जोड़ देंगे? या जोड़ देंगे। समझ गए? उसी तरह से अगर हमारा उकारांत आता है तो ये उ के साथ ए जोड़ देंगे, और यदि उ कारांत बड़ी संज्ञा होती है, मतलब बड़ा उ होता है, तो बड़े उ को पहले छोटे उ में बदलेंगे और फिर ए जोड़ देंगे। ठीक है, यह है आपकी शॉर्ट ट्रिक। इस रूप की संज्ञा का निर्विभक्ति रूप, ठीक है, निर्विभक्ति रूप। पॉइंट को याद रखना। अब ये ऐसा है ना कि आपके दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए, ये एकदम से याद हो जाना चाहिए कि संज्ञा का निर्विभक्ति रूप, और निर्विभक्ति रूप में संज्ञा का पुल्लिंग, और पुल्लिंग में उसका आकारांत ए में बदलता है और बाकी सारे कारांत सेम टू सेम रहते हैं। संज्ञा में स्त्रीलिंग जिसमें ई आई अगर छोटी ई है तो यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे, और बड़ी ई आई है तो बड़ी ई को पहले छोटी ई में बदलेंगे और यहाँ लगा देंगे। फिर बचता है छोटा अ, आ, ई, उ और उ। इन सबका बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग होगा। बस इतना होगा कि बड़ा उ को छोटे उ में बदल के ए लगाएंगे और अ के स्थान पर डायरेक्ट ए लगा देंगे। इतना ही होगा। बस ये पॉइंट ऐसा है, ये आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाना चाहिए। समझ गए ना? अभी तक मैंने जो आप लोगों को करवाया इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो अब यहाँ पूछ लो। बस ओ या यो का प्रयोग कब कहाँ कैसे होगा ये मत पूछना, क्योंकि इसे हम करेंगे कल की क्लास में। अभी तक आपको अगर लगे, जैसे छात्र बोलते हैं, मान लो अब मैं आपको बताती हूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर आपको अभी अभ्यास करवा देती हूँ ताकि फिर कल को आप मुझे परेशान ना करें कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा।